आप सभी का स्वागत है आज के इस नए सेशन में। मैं हूं अरविंद पांडे और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में एक सीरीज जो टोटली बेस्ड ऑन होगा करेंट अफेयर पर। आजकल के समय में अगर हम बात करें कंपटीशन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो एक बड़ी समस्या जो स्टूडेंट के सामने ये रहती है कि कई बार वो कॉन्सेप्ट्स को बहुत ठीक से समझ लेते हैं और इससे संबंधित या टॉपिक से संबंधित जो करंट अफेयर्स होते हैं उनको वो स्किप कर जाते हैं, वो कहीं से छूट जाता है। और कई बार होता है कि करंट अफेयर जो इससे संबंधित है वो बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं और जो कंसेप्चुअल जो है क्लैरिटी होती है वो कई बार जो है वो मिस हो जाता है। तो इस सीरीज का जो है इस बार हम लोग जो इस सीरीज को ला रहे हैं, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो मेन एम है इसका या मुख्य लक्ष्य जो है वो ये है कि सेशन के माध्यम से हम लोग आने वाले समय में कुछ प्रमुख मुद्दों को सॉल्व करेंगे। जैसे कि इस सेशन में हम लोग डेली बेसिस पर जो है करंट अफेयर यानी इंडियन इकोनॉमी के रिगार्डिंग कुछ जो है इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में हम लोग सबसे पहला जो है करंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। करंट जितने भी क्वेश्चन होंगे इसे डिस्कस किया जाएगा। दूसरा जो इसका पार्ट होगा हम लोग डिस्कस करेंगे पीवाईक्यू, और ये जो पीवाईक्यू होगा, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होगा, ये टोटली जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा, यानी पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है क्वेश्चन को आने वाले सेशन के माध्यम से हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। सो बिना देर की शुरू करेंगे ये सेशन। आज की जो क्लास है ये आपकी पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास है, और कोशिश ये रहेगी कि कंटिन्यू जो है आपके एग्जाम के पहले तक जो है आपको आपके पास एक जो है रिच नंबर ऑफ द क्वेश्चंस का सेट आपके पास अवेलेबल हो जाए, जिन क्वेश्चन पर आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके अपने एग्जाम में अपना परफॉर्मेंस जो है आप बहुत बेहतर कर पाएं। सो बिना देर के शुरू करेंगे आज का सेशन, और आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो पूरी तरीके से बेस्ड है करंट अफेयर पर, और ये आपका एक स्कीम से सवाल है, एंड द स्कीम इज नमो ड्रोन दीदी योजना। इस योजना के बारे में बात करें तो कहा जा रहा है कि इस योजना के संदर्भ में आपके पास आपके सामने कुछ विकल्प दिए हुए हैं, और इन विकल्पों में आपको जो है सही विकल्प की क्या करना है, सही विकल्प का तलाश करना है, सही विकल्प की पहचान करनी है। तो इस योजना की बात करें, हाल ही में इस योजना को स्टार्ट किया गया। इस योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। सो इस योजना का जो पहला फीचर है, जो पहला इसका मुख्य जो है कंटेंट है या कुछ मुख्य बात है, वो ये है कि योजना 2023-24 से 2025-26 तक के मध्य जो है यह जो है लागू रहेगा। सो ये जो स्टेटमेंट है इस योजना के संदर्भ में बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि जो नमो ड्रोन जो है दीदी योजना है, ये योजना एक्चुअली 23-24 से लेकर 23-24 फाइनेंशियल ईयर से 25-26 फाइनेंशियल ईयर तक जो है यह योजना लागू रहेगी। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो ये है केंद्रीय वित्तीय सहायता, जिसमें ड्रोन की लागत का 80% दिया जाएगा, यानी सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दिया जाएगा, जिसमें जो ड्रोन की लागत है उस ड्रोन की लागत का 80% आपको फाइनेंशियल एड दिया जाएगा, या अधिकतम 8 लाख, इन दोनों में से जो भी जो है अधिक होगा उसे क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। सो सेकेंड ऑप्शन भी आपका इस योजना के संदर्भ में सही है। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत जो 89 लाख जो एसएचजी हैं, 89 लाख जो स्वयं सहायता समूह हैं, ये स्वयं सहायता समूहों में महिला स्वयं सहायता समूहों की क्या की जाएगी, पहचान की जाएगी, और इन्हीं महिला स्वयं सहायता समूहों को जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी यानी ड्रोन तकनीकी से संबंधित सेवाओं को जो है प्रदान किया जाएगा, या जो है उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा ड्रोन्स को जो है चलाने के लिए, या ड्रोन्स के जो है ड्रोन्स को चलाने के लिए। जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो ये है कृषि उद्देश्यों के लिए ड्रोन प्रदान करके लगभग 15,000 महिलाएं स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने की उम्मीद है या बनाने का लक्ष्य है। यानी कि जो 89 लाख जो स्वयं सहायता समूह हैं, इन स्वयं सहायता समूहों में से 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को जो है इस योजना के माध्यम से सशक्त बनाने की जो है कोशिश की जाएगी। सो ये जो आपका चौथा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन भी एग्जैक्टली करेक्ट ऑप्शन है, और इस प्रकार से यहाँ पर जो है अगर हम लोग सही विकल्प की तलाश कर रहे थे तो 1, 2, 3, 4 चारों ही विकल्प जो है इस योजना के संदर्भ में सही विकल्प है। और इसके अकॉर्डिंग अगर हमको सही कूट अगर ढूंढना होगा तो हमें ऑप्शन डी की तरफ जाना होगा, जो ये कह रहा है कि 1, 2, 3 एंड 4 ये चारों ही विकल्प जो है पूरी तरीके से सही हैं। दरअसल इस योजना के बारे में अगर कुछ और वैल्यू एडिशन करें तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो महिला जो स्वयं सहायता समूह है उन्हें सशक्त बनाना है, उन्हें जो है आत्मनिर्भर बनाना है, और मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में जो तकनीकी सहायता है उस तकनीकी सहायता को
पूरा करना है इस योजना के माध्यम से। जैसे किसानों की मदद करने के योग्य बन पाएंगी ये जो महिला स्वयं सहायता समूह है। अगर किसानों को जो है किसी कीटनाशक का छिड़काव करना है या सिंचाई जो है प्रणाली के माध्यम से माइक्रो इरिगेशन में अगर ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज है, या फिर जो है फर्टिलाइजेशन की बात करें, खाद का छिड़काव करना है, तो इन सभी तकनीकियों इन सभी जो है कृषि कार्यों में जो है ये जो स्वयं सहायता समूह में जो महिलाएं हैं जिन्होंने ड्रोन से संबंधित जो है तकनीकियों का प्रशिक्षण लिया है, वो इनसे संबंधित या इस प्रकार की सेवाओं को किसानों को प्रदान करके एक अच्छी आय वर्ग से जुड़ सकती हैं या अपनी आय के स्तर को बढ़ा सकती हैं। तो इस क्वेश्चन के संदर्भ में जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प रहा, और इसी के साथ अगर हम लोग देखें डी ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है। और अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है आपका वो है आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप से ही संबंधित है, और कहा जा रहा है कि ये कौन सा जो स्टेटमेंट है वो एक्चुअली में सही स्टेटमेंट है। सबसे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो स्वयं सहायता समूह है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है या जो एसएचजी हम जिन्हें कहते हैं, ये जो कार्यक्रम है, ये जो प्रोग्राम है, मूलतः भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्तीय रूप से वंचितों को लघु ऋण प्रदान करने के लिए जो है प्रारंभ किया गया था। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है जो कि हमें सही विकल्प का तलाश करना है, तो पहला स्टेटमेंट ही जो है गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जो स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम है ये भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा स्टार्ट नहीं किया गया था, इसे स्टार्ट किया गया था नाबार्ड के द्वारा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसे स्टार्ट किया गया था 1992 में स्टार्ट किया गया था, और 1992 में नाबार्ड के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को जो है बैंक से जोड़ना था, जिसे हम स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। और इस बैंक लिंकेज प्रोग्राम के माध्यम से इन समूहों का बचत खाता खुलना था और बैंकों के द्वारा जो है माइक्रो फंड देना था, यानी कि सूक्ष्म वित्त की सुविधा देनी थी स्वयं सहायता समूहों को। ये जो ऑप्शन होगा आपका, ये ऑप्शन एग्जैक्टली आपका गलत आंसर हो गया। सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो किसी स्वयं सहायता समूह में समूह के सभी सदस्य उस ऋण के लिए उत्तरदायित्व लेते हैं जो वास्तव में ऋण कोई अकेला सदस्य जो है वह बैंक से क्रेडिट करता है, या अकेला सदस्य कोई अगर ले रहा है तो दरअसल हम स्वयं सहायता समूह की बात करें तो ये पूरा का पूरा जो है जो समूह है या समूह के द्वारा किए जाने वाले हम पूरे कार्यविधि की अगर हम बात करें तो ये पूरी तरीके से सहकारिता पर आधारित होता है, और इसलिए जो है यहाँ पर समूह के द्वारा लिए गए सदस्य के द्वारा जो लिया गया लोन है उसकी जो जिम्मेदारी होती है वो सभी सदस्य जो है उस ऋण के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। इसका अर्थ होगा कि ऑप्शन 2 जो है ये एग्जैक्टली आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 की बात करें, ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, या हम बात करें रीजनल रूरल बैंक की बात करें, या जितने भी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है यानी अनुसूचित जो वाणिज्यिक बैंक हैं, वे सारे जो है एसएचजी को समर्थन करते हैं, यानी एसएचजी स्वयं सहायता समूह से संबंधित जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को जो है उन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और ये समर्थन करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 भी आपका सही आंसर है। और इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें से कितने कथन सही हैं, कौन सा कथन सही नहीं पूछा जा रहा है, कितने कथन सही हैं। तो एक कथन ये सही है और एक कथन ये सही है, यानी टोटल 2 कथन सही हैं और एक कथन गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम आंसर ढूंढेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में है, एंड दैट इज द केवल 2 कथन सही है। यूपीएससी 2023 यानी 2023 में ये प्रश्न एग्जैक्टली एज इट इज जो है आपकी परीक्षा में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर होगा। यानी इन 3 स्टेटमेंट में जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो सही कह रहा है, यानी सही स्टेटमेंट है जो ये कह रहा है कि 2 ऑप्शन सही हैं। और हम लोगों ने ये डिस्कस भी कर लिया कि जो 2 ऑप्शन सही हैं वो कौन कौन से हैं, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन है आपका एसएचजी बैंक लिंकेज के कंपोनेंट से है। एसएचजी बैंक लिंकेज के कंपोनेंट की बात करें तो कहा जा रहा है कि कौन से घटक हैं। आई थिंक हम लोग एसएचजी पर हम इतने प्रश्न कर ले रहे हैं कि अगर हम आने वाले समय में इस पे फिर से अगर कोई प्रश्न जो है अगर फ्रेम हो रहा है तो हम बहुत इजीली जो है अपने प्रश्न को जो है ठीक से समझ पाएंगे और अपने उत्तर को हम ठीक ढंग से जो है वह शॉर्ट आउट कर पाएंगे। एसएचजी बैंक लिंकेज के कंपोनेंट पूछा जा रहा है। जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो ये है, सदस्यों को प्रशिक्षित करना और बैंक शाखा प्रबंधकों को के साथ समन्वय करने का जो है जो उद्देश्य है वह एक घटक के रूप में जो है देखा जा सकता है जो एसएचजी बैंक लिंकेज है। तो दरअसल एसएचजी जो बैंक लिंकेज प्रोग्राम है वास्तव में जो
स्वयं सहायता सदस्य हैं, स्वयं सहायता समूह के जो सदस्य हैं उनके प्रशिक्षित करने का भी कार्य क्या होता है, शामिल होता है। बैंकों के माध्यम से उनको प्रशिक्षित किया जाता है और साथ साथ जो शाखा प्रबंधक होंगे उनके साथ जो है इन समूहों को समन्वय के साथ या समन्वय बना करके उन समूहों को काम करना होता है। सो ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्टली द कंपोनेंट ऑफ एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम। सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो ग्रामीण बैंक जो शाखाएं होती हैं उनमें जितनी भी बैंक सखियां होती हैं जो कोरिलेट करती हैं स्वयं सहायता समूहों को बैंक के माध्यम से, तो उन सखियों को क्या किया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको ट्रेन किया जाएगा एंड इट इज आल्सो अ कंपोनेंट ऑफ एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम। सी ऑप्शन इज ग्रामीण बैंक शाखाओं में समुदाय आधारित पुनर्भुगतान तंत्र को जो है आरंभ करना, ये इस जो है बैंक लिंकेज जो है योजना का प्रमुख घटक है। अगर हम बात करें समुदाय आधारित पुनर्भुगतान तंत्र की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो स्वयं सहायता समूह बनते हैं उनमें एक समिति का भी गठन होता है, जिस समिति का प्रमुख कार्य होता है कि समूह के द्वारा लिए गए लोन का जो पुनर्भुगतान हो रहा है बैंकों में वो ठीक समय पर और त्वरित हो पाए। ऐसा ना हो कि जो समूह ऋण ले रहा है बैंक से वह ऋण का उपयोग उत्पादन या मुख्य उद्देश्य को छोड़ करके कहीं उपभोग के उद्देश्य से उसको कर लिया जाए। तो ये तंत्र जो है पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेता है और इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो है बैंकों के द्वारा दिए गए क्रेडिट को जो है पुनर्भुगतान कराना समूह के माध्यम से। सो ये भी एक मुख्य कंपोनेंट के रूप में जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो एसएचजी का क्रेडिट लिंकेज यानी बैंकों से ऋण मिलना और इसके साथ साथ बैंक में जो है स्वयं सहायता समूह का खाता खुलना, ये दोनों ही बिल्कुल कंपोनेंट के रूप में जाना जाता है एसएचजी बैंक लिंकेज का। इसका सीधा मतलब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन जो है एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम के अंतर्गत सही ऑप्शन बन रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी हम लोगों का करेंट से रिलेटेड है और ये सूचकांक हाल ही में आपके 2024 यानी 2024 वर्ष के प्रारंभ होते ही जनवरी माह में ही जो है नीति आयोग के द्वारा इस सूचकांक को जारी किया गया और इस सूचकांक की पहली हेडलाइन यही थी कि 24.82 करोड़ भारतीय जो है वर्तमान में बहुआयामी गरीबी सूचकांक से बाहर आ गए हैं। यानी ये संख्या उन लोगों की है जो वास्तव में अब गरीब नहीं रहे, या उन लोगों की ये संख्या है भारत में वर्तमान में जो अपने जीवन यापन या अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो चुके हैं। तो इसी के साथ ये रिपोर्ट आया और रिपोर्ट के ही संदर्भ में आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि इसके बारे में, इस रिपोर्ट के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है आपको। सो सबसे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है पॉवर्टी एंड हेड काउंट रेशियो मेथड में भारी गिरावट दर्ज की गई है और ये 13-14 के 29 पॉइंट यानी 2013-14 में 29.17% जो गरीबी थी वो घट करके 2022 एंड 23 में 11.2% हो गया। एंड दिस वाज आल्सो द की हाइलाइट्स ऑफ दिस इंडेक्स। ये इस इंडेक्स का जो है ये वास्तव में एक मुख्य रूप से की हाइलाइट्स था और इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपसे गलत पूछा जा रहा है, बट दिस स्टेटमेंट इज एग्जैक्टली करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंडेक्स। इस इंडेक्स के बारे में एग्जैक्टली ये करेक्ट स्टेटमेंट है। यानी 13-14 और 22-23 की तुलना में बात करें तो 13-14 में जो 29.17 के आसपास जो गरीबी थी वो गरीबी घट करके मात्र कितनी रही, 11.28% वर्तमान के दशक में, वर्तमान के वर्ष में देखी जा सकती है। 2014 में जो है अगर हम बात करें 2014 में सी रंगराजन समिति की रिपोर्ट भी आई थी और उन्होंने भी बताया था कि 2012 में जो भारत में गरीबी जो है मेजर किया गया था वो 29.5% के आसपास है। वो आंकड़ा भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन एंड बी की जब हम बात करते हैं सो बी ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर है। हमने आपको पहले ही बताया कि 9 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने करोड़ भारतीय गरीब जो है वह बहुआयामी गरीबी से क्या हुए हैं, बाहर हो गए हैं। यानी ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन नंबर सी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि जो प्रति व्यक्ति आय है यानी जो पर कैपिटा इनकम है, यानी कि बात करें हम साक्षरता दर की बात करें, लिटरेसी रेट की बात करें या जो जीवन प्रत्याशा की बात करें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, को एमपीआई संकेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब अगर बहुआयामी गरीबी सूचकांक आपने अगर कभी भी देखा होगा तो आपने इस बात को जरूर ध्यान दिया होगा कि इन सभी कंपोनेंट में कोई भी कंपोनेंट वास्तव में इस सूचकांक में नहीं है।
जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है मुख्य रूप से 3 जो है कंपोनेंट पर बेस्ड है। पहला आपका शिक्षा है, दूसरा आपका स्वास्थ्य है और तीसरा है जीवन स्तर। और ये शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर से संबंधित कुछ जो है सब पॉइंट्स हैं या कुछ सब जो है मेजरमेंट हैं, उन जो है कंपोनेंट पर आधारित ये पूरे सूचकांक या पूरे बहुआयामी सूचकांक का निर्धारण किया जाता है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं है। जब भी इससे संबंधित प्रश्न आएगा तो जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपसे पूछा जा सकता है कि क्या प्रति व्यक्ति आय, क्या साक्षरता या क्या जीवन प्रत्याशा के संदर्भ में इस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है, या इसका प्रयोग सूचकांक में किया जाता है या नहीं किया जाता है। सो इसमें बिल्कुल हमें ध्यान देने की जरूरत है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज यहां पर आपसे गलत पूछा जा रहा है और ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इसका जो है गलत है। सो ऑप्शन नंबर जो है सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के ही एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक ग्राफ के माध्यम से हम लोग थोड़ा सा एक प्रेजेंटेशन देखेंगे। 2023 एंड 24 का ये स्टेटमेंट है, हम देख सकते हैं ये प्रोजेक्टेड है 29.17% एंड ये आप देखेंगे कि जो डिप किया है वो 2022 एंड 23 में 11.28%। और अगर इन दोनों का आप डिफरेंस निकालेंगे, ये डिफरेंस हो जाएगा 17.89% जो है पॉइंट्स। एब्सोल्यूट जो है रिडक्शन हुआ है, यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है वह कम हुआ है। और ये अगर 17.89% जो पॉइंट है, ये परसेंटेज है, ये अगर इसको संख्या में कन्वर्ट करें तो ये संख्या बन जाती है 24.82 करोड़। और इस बार का जब आप बजट देखे होंगे, इंटरिम बजट आपने देखा होगा, तो वित्त मंत्री के द्वारा ये स्टेटमेंट भी कहा गया कि लगभग 25 करोड़ जो है जो भारतीय हैं वह बहुआयामी गरीबी सूचकांक से बाहर आ चुके हैं। तो लगभग ये 25 करोड़ जो भारतीय की बात की जा रही थी वो रेफरेंस जो है इसी इंडेक्स के आधार पर लिया गया। क्लियर बात। अभी हम लोगों ने इसके पहले बात किया था जो मुख्य इंडेक्स हैं वो कौन कौन से हैं, स्वास्थ्य, दूसरा पैरामीटर है शिक्षा और तीसरा पैरामीटर है जीवन स्तर। और इन जो है संकेतकों के आधार पर, ये मुख्य आयाम के आधार पर कुछ अन्य संकेतक भी दिए गए हैं और ये टोटल जो है जो अन्य संकेतक हैं वो 12 संकेतक हैं। अगर इन हम सबको काउंट करेंगे तो देयर आर 12 अनदर इंडिकेटर जो ये इंडिकेट करते हैं कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को या बहुआयामी गरीबी को जो है किस तरीके से क्या किया जाए, मेजर किया जाए। उसमें जो है स्वास्थ्य में बात करें तो स्वास्थ्य में 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 जो है इंडिकेटर्स है, जिसमें पोषण है, बाल एवं किशोर मृत्यु है, मातृ स्वास्थ्य है। पोषण में बात करें तो जो है कोई भी घर का एक सदस्य अगर कुपोषित है तो वह बहुआयामी गरीबी सूचकांक के दायरे के अंदर आएगा। वैसे ही अगर हम बाल एवं किशोर मृत्यु की बात करें तो जिस साल सर्वे हो रहा है, सर्वे के 5 साल के पहले तक अगर 18 साल से कम के किसी बच्चे की मृत्यु हो गई हो तो वास्तव में वह इस सूचकांक के जो है अंदर कंसीडर किया जाएगा। मातृ स्वास्थ्य में यह है कि जिस वर्ष सर्वे हो रहा है, सर्वे के 5 साल पहले तक का देखा जाता है कि 5 साल पहले तक जो है कोई भी ऐसी महिला जिसने बच्चे का जन्म दिया हो और कम से कम वो 4 प्रसव पूर्व देखभाल भी उसको मुयस्सर नहीं हुआ हो और उसकी डेथ हो गई हो। सो ये आपका मातृ स्वास्थ्य का। ऐसे ही आपका स्कूली शिक्षा का वर्ष, स्कूली अटेंडेंस, कुकिंग फ्यूल, जिसमें ये देखा जाता है कि आप जो है कुकिंग फ्यूल क्या यूज करते हैं, यानी खाना पकाने के लिए आप ईंधन क्या यूज करते हैं। अगर आप गोबर, कृषिगत फसलों के जो है अपशिष्ट से, झाड़ियों, लकड़ी, चारकोल, कोयले आदि से भोजन पकाते हैं तो आप जो है गरीबी के बहुआयामी सूचकांक के अंदर आएंगे। क्लियर बात। ऐसे ही सैनिटेशन, पेयजल, विद्युत, आवास, परिसंपत्ति और बैंक खाता जैसे कई सारे ऐसे पैरामीटर्स इंक्लूड किए जाते हैं तो डिटरमाइन द एब्सोल्यूट पॉवर्टी अंडर द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। सो ये इंडेक्स अब प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है और जब ही इंडेक्स जारी किया जाएगा, याद रखिएगा, दिस इंडेक्स विल बी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। ये इंडेक्स जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसको जरूर से जरूर एक बार गो थ्रू हो जाएंगे हम, तभी हम जो है अपने परीक्षा में बैठेंगे। सो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो अगला प्रश्न है वो आपका पीवाईक्यू प्रश्न है। यूपीएससी आई थिंक 18 और 19 जो है वर्ष में ये पूछा गया है। एंड द क्वेश्चन इज, यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते में
मांग जमा खाता की बात करते हैं तो इसे हम डिमांड डिपॉजिट अकाउंट्स कहते हैं। से अगर आप 1 लाख रुपए नगद राशि निकाल लेते हैं तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से समग्र जो पूर्ति है, समग्र पूर्ति का मतलब होगा एग्रीगेट जो सप्लाई है उस पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको दो बातें समझनी होंगी। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है जिस पर प्रभाव पूछा जा रहा है, और दूसरा ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। आप क्या इसके बारे में कोई अवधारणा रखते हैं या इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि नहीं समझते हैं। डिमांड डिपॉजिट अकाउंट्स की बात करें तो बैंक में मुख्य रूप से दो टाइप के अकाउंट्स होते हैं, एक डिमांड डिपॉजिट और एक टर्म डिपॉजिट होता है जिसको मियादी जमा कहते हैं। डिमांड डिपॉजिट के अंतर्गत मुख्य रूप से दो अकाउंट्स होते हैं, एक करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स। और इन दो अकाउंट्स का फीचर होता है बिकॉज ये अकाउंट्स में जो पैसा जमा करते हैं इसका कोई मेच्योरिटी नहीं होता है, इट इज पेएबल ऑन डिमांड। ये मांग पर बैंकों द्वारा हमें वापस किए जाते हैं पैसे को, तो इसलिए इसको हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। इसका कोई मेच्योरिटी नहीं होता है। लेकिन जब हम टर्म डिपॉजिट या जब मियादी जमा की बात करते हैं तो उन खातों में एक मेच्योरिटी होता है, उनकी एक मियाद होती है, एक निश्चित समय सीमा होती है। जमा करने के बाद आप उसको अपने मन से जब चाहें तब नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो बैंक आपके ऊपर पेनल्टी और कई सारी चार्जेस वगैरह भी लगाता है। सो यहाँ पर खास करके डिमांड डिपॉजिट्स की बात किया जा रहा है तो हमको सीधा समझना है यहाँ पर करेंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा जा रहा है मांग जमा खाते में से 1 लाख रुपए की नगद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से समग्र पूर्ति पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। अब अगर समग्र पूर्ति को समझना है तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको जानना पड़ेगा। आपने मनी सप्लाई अगर पढ़ा होगा तो मनी सप्लाई को मेजर करने के 4 पैरामीटर होते हैं, M1, M2, M3 एंड M4, जिसमें M3 को हम कहते हैं क्या, एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। यानी जो M3 है वो एग्रीगेट मनी सप्लाई के रूप में क्या किया जाता है, उसे कंसीडर किया जाता है। अब ये M3 एग्रीगेट मनी सप्लाई में क्या होता है, M3 के अंतर्गत M1 इंक्लूड होता है। और M1 में मैं आपको बता दूं M1 में क्या शामिल होता है कि पब्लिक के जेब में यानी पब्लिक के पैकेट में जो पैसा रखा हुआ है, चाहे वो कैश यानी चाहे वो नोट के रूप में चाहे वो कॉइन्स के रूप में, उस पैसे को, और प्लस बैंकों में जो डिमांड डिपॉजिट है यानी करेंट सेविंग अकाउंट जो है वो M1 में शामिल होता है। क्लियर बात। सो M1 में हो गया शामिल और M3 में M1 को इंक्लूड कर देते हैं। क्लियर बात। M3 में हमने क्या किया, इंक्लूड कर दिया जो है किसको, M1 को। और अब हम जो है इसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं बैंक, पोस्ट ऑफिस, बैंक। अब हम इसमें इंक्लूड करते हैं बैंकों में जो टर्म डिपॉजिट है यानी मियादी जमा होते हैं, जो यानी आरडी और एफडी अकाउंट में जो पैसा जमा होता है उसे हम क्या करते हैं, इंक्लूड कर देते हैं, आरडी एंड एफडी इन द बैंक। क्लियर बात। तो M3 ये बन जाता है और इसी को हम लोग एक्चुअली क्या कहते हैं, समग्र पूर्ति यानी एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। तो अब यहां पर कहानी क्या है कि जो है ये एग्रीगेट सप्लाई यही है। तो एग्रीगेट सप्लाई में कहां चेंज हो जाएगा, जब आप एक टर्म से अकाउंट्स में, एक टर्म से दूसरे टर्म में केवल अमाउंट को चेंज कर रहे हैं। क्लियर बात। यानी ओवरऑल मनी सप्लाई में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर समग्र पूर्ति की बात किया जाए, जैसे आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख की कमी आएगी। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा। मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख की वृद्धि होगी, समग्र पूर्ति में 1 लाख से अधिक की वृद्धि होगी, या मुद्रा की समग्र पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी। आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा, क्योंकि डिमांड अकाउंट से यानी कि सेविंग अकाउंट से पैसा निकाल कर अगर अपनी जेब में रख ले रहे हैं तो जो जेब में रखी हुई जेब में रखा हुआ पैसा है और जो सेविंग अकाउंट में रखा हुआ पैसा है या आरडी एफडी में जो रखा हुआ पैसा है, वो सारा पैसा तो इकोनॉमी के अंदर ही है। तो पैसे का फॉर्म केवल चेंज हो रहा है। वो करंट से सेविंग में रख लीजिए, सेविंग से जेब में रख लीजिए, जेब से फिर उसको आरडी अकाउंट में कर दीजिए, आरडी से फिर एफडी अकाउंट में कर दीजिए। वो टोटल एग्रीगेट मनी सप्लाई ही कहा जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। जैसे अगर बात करें सिंपल साधारण अवधारणा अगर बात करें तो हमारे पास हमारी आगे की जेब में अगर हमारे पास 500 रुपए हैं और हमारे पास 2 और पैकेट हैं हमारी जेब में, और दूसरी तरफ भी मेरे दूसरे पैकेट में 1000 है, तीसरे पैकेट में मेरे पास 2000 रुपए हैं। अब मैं क्या करूं, अगर 2000 वाला अमाउंट आगे रख लूं तो भी हमारे पूरे पास यानी हमारे टोटल पास यानी हमारे पास टोटल जो अमाउंट होगा उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, एग्रीगेट कोई अंतर नहीं होगा। बस उसका फॉर्म चेंज हुआ है कि हमने जो है अपने पर्स में पैसा रखा हुआ था और उसको हमने जेब में रख लिया, बस यही इतना फर्क होगा। एग्रीगेट सप्लाई में कोई चेंज नहीं होगा। इसका सीधा अर्थ होगा कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। आई थिंक सो ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। इसमें आई थिंक सो देयर विल बी नो एनी डाउट। सो आज के सेशन में हम लोग फिलहाल इतना ही करेंगे और
इस सेशन को जो है हम लोग समापन के साथ ये एक सवाल होगा आपसे, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना होगा। कोशिश रहेगी कि बेहतर सवाल हो ताकि आप बेहतर भी हो और आप इसको जो है आसानी से इसको कर भी सकते हैं। सो ऐसे सवाल को दिया जाए और आने वाले समय में भी इसका कोई ना कोई एग्जाम से महत्व हो। सो ये क्वेश्चन है भुगतान संतुलन से, बैलेंस ऑफ पेमेंट से ये जो है क्वेश्चन है और पूछा जा रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा खाता करेंट अकाउंट से संबंधित है या करेंट अकाउंट से संबंधित है। सो ऑप्शन है व्यापार संतुलन, यानी कि यहाँ पर बीओटी की बात हो रही है, बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात हो रही है। विदेशी परिसंपत्ति यानी कि जो फॉरेन एसेट है उसकी बात हो रही है, इसे शामिल किया जाता है करेंट अकाउंट में। या अदृश्यों का संतुलन, इट मीन्स यहाँ पर इनविजिबल अकाउंट्स की बात हो रही है या इनविजिबल ट्रेड्स की बात हो रही है, या आप जिसको आम बोलचाल की भाषा में सर्विसेज के नाम से जानते हैं, इसे हम शामिल किया करते हैं। या ऑप्शन नंबर 4 कहा जा रहा है विशेष आहरण अधिकार यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स की बात की जा रही है, विच इज नोन एज द करेंसी ऑफ IMF। सो क्या इसे करेंट अकाउंट में शामिल करेंगे या नहीं करेंगे। आपके पास दिए हुए ऑप्शन यहाँ पर कुछ ऐसे हैं कि आपको कूट बताना है कि केवल एक ऑप्शन सही है, केवल 2 और 3 सही है, 1 3 सही है, या 1 2 और 4 जो है ये तीनों ही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन है। सो इस सवाल का जवाब जो है प्रयास करना है कि आप जो है इस सवाल का सही जवाब दें। और इसी के साथ हम लोग अपने सेशन को यहीं पर विराम देंगे और आज के सेशन से हम लोग केवल एक शुरुआत कर रहे हैं। और अगर ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल होता है, यानी अगर ये कोई लाभदायी अगर सेशन होगा आपके लिए, तो इस सेशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आने वाले समय में कुछ और बेहतर करेंट अफेयर के प्रश्नों के साथ, कुछ बेहतर कॉन्सेप्चुअल प्रश्नों के साथ, कुछ बेहतर जो है ऐसे संभावित प्रश्नों के साथ हम लोग की आने वाले समय में भी मुलाकातें इस तरह से लगातार जारी रहेंगी। हम लोग मिलते रहेंगे। आप लोग जरूर बताइएगा सेशन कैसा रहा। नेक्स्ट क्लास हम लोग जब भी मिलेंगे तो कुछ और बेहतर प्रश्नों के साथ हम लोग बातचीत करेंगे। सो आप सभी लोगों का वेरी वेरी थैंक यू ऑल ऑफ यू।